सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 30th में के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोग आज की सारी न्यूज भी कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज काफी इंपॉर्टेंट खबरें हैं फ्रेंड्स। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। देन आज हम एफएसडीसी की बात करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है फाइनेंस की फील्ड में इंडिया में, जिसकी हम बात करेंगे खासकर उसके कंपोजिशन की। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे आर्मी ऑफिसर जो हैं उनको अवार्ड मिला है, जिसकी हम बात करेंगे। इंटरनेशनल अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है, उसकी बात करेंगे आज। देन डिफेंस की फील्ड से काफी क्वेश्चन है आज फ्रेंड्स। देन इकोनॉमिक्स में भी काफी रिजल्ट आए हैं। फॉर एग्जांपल कोर सेक्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुका है, तो उसकी बात भी करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल एक ब्रिक्स का भी एक क्वेश्चन है आज। तो बहुत सारी हैवी वेट खबरें हैं आज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए सारी कहानी शुरू करते हैं। 10 सवालों की कहानी, पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, वो जो मैं अवार्ड की बात बोल रहा था आपसे। सो सवाल देख लीजिए। विच इंडियन आर्मी ऑफिसर हैज बीन अवॉर्डेड, अब अवार्ड का नाम देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किस इंडियन आर्मी ऑफिसर को मिला है? एंड द आंसर इज मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम फ्रेंड्स। क्वेश्चन मुझे लगता है काफी एग्जाम्स में आएगा, ध्यान रखिएगा। आप उनका फोटो देख सकते हैं, मेजर सुमन गवानी जी का। एंड अवार्ड क्यों मिला और इनका वर्क प्रोफाइल कैसा रहा है वो एक बार देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, सो पहले तो आप ये देख लीजिए दैट शी सर्व्ड एज अ वुमेन पीस कीपर विद द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान, UNMISS, इन 2019। इसी टेन्योर में वर्किंग के लिए इनको अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान। ठीक है, एंड शी विल रिसीव द अवार्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गटरेस, नाम तो पहले भी हमने इनका सुना है, ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर। ये डे फ्रेंड ध्यान रखना 29 मई को होता है। 29 मई क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर का जो इंटरनेशनल डे होता है 29 मई को, और इसी दिन के उपलक्ष्य पे इनको अवार्ड मिल रहा है उनकी सर्विस के लिए। ठीक है, मेजर सुमन, अच्छा ये न्यूयॉर्क में जो इनके हेडक्वार्टर वहां से मिला, पर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, क्योंकि अब इन पर्सन तो फंक्शन नहीं हो सकता कोविड-19 की वजह से, तो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस ये अवार्ड दिया गया था। मेजर सुमन विल बी रिसीविंग दिस अवार्ड along with a Brazilian naval officer जिनका नाम है कमांडर कार्ला मॉन्ट्रो डे कैस्ट्रो अराउजो। तो कार्ला अराउजो जो कमांडर हैं ब्राजीलियन नेवल फोर्स की, उनके साथ साथ इनको अवार्ड मिला है। तो दो लोगों को अवार्ड मिला है, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर हमारे इंडियन वालों का। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अब एक दो इसके अपडेट इनके मिशन के बारे में जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है वो देख लीजिए। सो मेजर सुमन, शी सर्व्ड एज मिलिट्री ऑब्जर्वर इन UNMISS, जानते ना क्या होता है ये? साउथ सूडान के इस मिशन का नाम यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, UNMISS, फ्रॉम नवंबर 2018 टू दिसंबर 2019। ठीक है, शी वॉज द प्रिंसिपल फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर जेंडर इश्यूज फॉर मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन द मिशन। ठीक है, सो मिलिट्री फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर जेंडर इश्यूज फॉर मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन द मिशन। शी विजिटेड वेरियस मिशन टीम साइट्स अक्रॉस साउथ सूडान to integrate gender perspective into the planning and military activity in the mission। तो साउथ सूडान स्पेशली आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, और जेंडर इशू, ये दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अवर कंट्री ऑल्सो। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, एक मिसाइल पार्क बनने वाला उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। सो फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क हैज बीन लेड एट INS कलिंग। इस पार्क का नाम बताना है आपको, एंड द आंसर इज अग्निप्रष्ठ। अग्निप्रष्ठ इज द नेम। खबर देख लीजिए, ये न्यूज आजकल की ज्यादातर न्यूज PIB से मिलाया था, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो द मिसाइल पार्क अग्निप्रष्ठ, once completed it will be dedicated to all the officers, sailors and support staff of INS Culling who have served in this premier op support base of the ENC, Eastern Naval Command, since its establishment in 1981। Agniprasth aims to capture the glimpses of missile history of INS Culling। तो बेसिकली पूरा एक मतलब एक पार्क जिसमें पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी रखा जाएगा, जो भी मिसाइल हिस्ट्री रही INS Culling की सिंस 1981 टिल डेट। तो बढ़िया सा मुझे लगता है ये पार्क रहेगा। ठीक, तो उसका फाउंडेशन स्टोन अभी यहां पे रख दिया गया है, समझ गए? चलो, ये फोटो जो PIB के माध्यम से मैं पहले लाया हूं, दिस इज द सेरेमनी फॉर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन। ओके, एक क्वेश्चन, एक इंटरनेशनल मिशन से
जिसमें ज्योग्राफी की फैक्ट्स लोकेटेड है। ठीक है, तो पहले आप ये मुझे बताइए, पोस्ट एक पोर्ट का नाम है अंसी रनाना। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अंसी रनाना, ये पोर्ट किस कंट्री में हमको बताना है। और ये काफी खबरों में रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन जो हमारे देश का ही है, जो हम लोग कर रहे हैं अपने नेबर्स के लिए। उस मिशन का नाम भी बहुत सुना होगा आपने, चलो मैं बता देता हूं। मिशन का नाम मिशन सागर है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। समझ गए ना, इस मिशन में क्या करते हैं हम लोग, अपनी शिप्स भेजते हैं और एसेंशियल मेडिसिन, कोविड 19 से बचने के लिए काफी और एसेंशियल चीजें भेजते हैं नेबरिंग फ्रेंडली कंट्रीज को, उनको इस फाइट में सपोर्ट करने के लिए कोविड 19 के अगेंस्ट। ठीक है, तो बताइए अंसी रनाना पोर्ट किस कंट्री में है, एंड द आंसर इज मडागास्कर। मडागास्कर इज द आंसर। सो एज पर सागर मिशन, जो हमारे शिप हैं वो अब यहां पे पहुंच चुके हैं अंसी रनाना पोर्ट, जो कि मडागास्कर में है। वहां पे भी हमने हेल्प भिजवाई है। बाकी आप जानते हैं मॉलडीव में हेल्प भिजवाई थी, मडागास्कर की बात हुई थी, तो वहां पे शिप और भी जगह जाएगी। अभी मडागास्कर पहुंच चुकी है शिप हमारी एसेंशियल मेडिसिन लेके। ठीक है, लोकेशन देखेंगे, ये रही, ये रहा मडागास्कर, और इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये आप देख सकते हैं पोर्ट अंसी रनाना, ये, और ये इंडिया से ये हेल्प यहां पे जा रही है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे हेल्प भेज रहे हैं, समझ गए। तो लोकेशन ब्रॉडली मैं हटा देता हूं, मैंने बहुत कुछ यहां पे मार्क कर दिया ताकि लोकेशन देख लो आप ठीक से। ये रही लोकेशन, समझ गए। लोकेशन फ्रेंड्स आ सकता है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, चलिए। एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में एक और खबर। हम फ्रेंड्स बहुत कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में पिछले वीडियोस में देख चुके हैं काफी डिटेल। ठीक है, उसी पे एक फॉलोअप खबर आई है आज। विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड इंक्लूजन ऑफ 23 additional minor forest produce items in the minimum support price list। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, बेसिकली नॉन टिम्बर, मतलब लकड़ी को उसमें इंक्लूड नहीं करते, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस जो होता है उसमें जो एमएसपी होती है उसकी एक लिस्ट बनती है। भाई ट्राइबल लोग जो जंगल वगैरह में रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड का तरीका है ये, उससे कलेक्ट करके बेचना। ठीक है, एमएसपी भी मिलता है उनको उसके लिए। सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की लिस्ट में 23 चीजें और ऐड करी गई हैं। ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है, क्वेश्चन में पक्का पूछ चुका हूं पहले आपसे, याद है या नहीं। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट नहीं करती, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री करती है, ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, खबर देख लो। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये प्रेस इन्फॉर्म नहीं सॉरी न्यूज ऑन एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो से खबर है आपके लिए। पीआईबी में भी खबर थी, पर वहां पे पूरी लिस्ट दी हुई थी, तो मैंने कहा जरूरी चीजें लाई जाए, सिर्फ पूरी 23 की लिस्ट तो आप याद करोगे नहीं। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अनाउंस्ड इंक्लूजन ऑफ 23 एडिशनल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स इन द एमएसपी लिस्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट। ठीक है, सो क्या क्या ऐड करा गया उसमें, कुछ के नाम देख लो आप। वन तुलसी सीड्स, ये बेसिकली वो चीजें हैं फॉरेस्ट की जो टिम्बर का पार्ट नहीं है, बट इसको कलेक्ट करके ट्राइबल्स वगैरह काफी, मतलब उनका लाइवलीहुड सपोर्ट है ये। ठीक है, वन तुलसी सीड, वन जीरा, मशरूम, ब्लैक राइस, जोहार राइस एक्सेट्रा, इनको ऐड करा गया है। अब इस लिस्ट में पहले 50 थे, अब 73 आइटम्स हो गए। ठीक है, और कोविड 19 पैंडेमिक की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, इट विल प्रोवाइड अ मच नीडेड सपोर्ट टू द ट्राइबल एमएफपी गैदरर्स। इनको जो इकट्ठा करते हैं ट्राइबल्स, उनके लिए काफी बढ़िया यह स्टेप रहेगा। ठीक है, सो 23 एडिशनल आइटम्स इंक्लूड कर दिए गए। ठीक, एंड बाकी ये पूरी कहानी समझाई गई है यहाँ पे। स्पेसिफिक टू नॉर्थ ईस्ट कुछ बातें बोली गई हैं, पर मेन चीज जो हमारी आएगी वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल, वन तुलसी सीड्स, वन जीरा, मशरूम, एग्जाम्पल को पता होने चाहिए, ताकि कई बार एग्जाम में आप लिखो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इफ यू आर एबल टू राइट फ्यू एग्जाम्पल्स तो बहुत बढ़िया इंपैक्ट बनता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आ ही सकता है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में बताना, एक अपडेट आया है, तो वो अपडेट भी बताऊंगा और मिशन की बात भी कर लेंगे। तो जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज एम्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी ऑन रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म बेसिस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री बाय विच ईयर। टारगेट ईयर बताना है फ्रेंड्स कि काम कब तक करना है, एंड द आंसर इज 2024। इस स्कीम पे खास नजर रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली एग्जामिनेशन जो अपकमिंग एग्जाम्स 2024 तक करना है आपको। खबर देख लीजिए। एज पर दिस मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करे हैं 445 करोड़ रुपीस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग 2020 एंड 21। थोड़ा फॉन्ट छोटा दिखेगा, इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूंगा आपको, मेन बात तो मैं सवाल में कवर कर ही चुका हूं। ठीक है, सो एज पर दिस मिशन छत्तीसगढ़ स्टेट को 2020-21 के लिए 445 करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिए गए हैं।
ठीक है, बाकी मैं बता ही चुका हूं आपको कि इस पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी ऑन रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म बेसिस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। ठीक है, अब यहां पे छत्तीसगढ़ क्या करने वाला है वो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ स्टेट हैज प्लान्ड 100% FHTC फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन बाय 2023 एंड 24। ठीक है, आउट ऑफ 45 लाख हाउस होल्ड इन द स्टेट इट इज प्लान टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू 20 लाख हाउस होल्ड। अब इस पूरी प्लानिंग के अंडर खासकर वो एरिया है जहां पे वाटर स्कैरसिटी है, सरकार ने, भारत सरकार ने सपोर्ट के लिए 445 रुपीज अप्रूव कर दिए हैं 2020 और 21 के लिए। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट कि मेन मिशन क्या है इस पूरे, मतलब ये जो पूरा स्कीम चलेगी इसका। ठीक है, बाकी अपडेट जो आते रहेंगे, स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बजट की बात पूछ सकता है और मेन मिशन पूछ सकता है, एंड 2024 दिस इज एन इंपॉर्टेंट ईयर। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। यस, ब्रिक्स, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है? एक्चुअली ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तो उसमें से मैं खबर पूछ रहा हूं, वो मीटिंग की बात भी कर लेंगे अभी। हु इज द करंट प्रेसिडेंसी किसके पास है आउट ऑफ दीज कंट्री? तो जानते हैं आप, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी प्रेसिडेंट कौन है? रशिया के पास है प्रेसिडेंसी, रशिया के पास। ठीक है, बट फ्रेंड्स अपडेट रहना, पता चला एग्जाम आप कुछ सालों बाद दे रहे हो तब बदल गए प्रेसिडेंट, तो जो डायनामिक खबरें होती है उसमें थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है। चेंज होगा वो मैं भी बताता रहूंगा, पर आपको खुद की नजर यहां पर रखनी पड़ेगी। चलो, तो किसकी मीटिंग हुई थी? मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, ये हुई थी मई 29, 2020 में। ठीक है, सो दिस मीटिंग वाज होस्टेड बाय फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया विच करेंटली होल्ड्स द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। और पर्पस क्या था मीटिंग का? टू डिस्कस the response of BRICS tax authorities to the COVID-19 pandemic and to explore potential areas of cooperation in tax matters। और हमारी तरफ से कौन गया था फ्रेंड्स? डॉक्टर अजय भूषण पांडे, हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द मीटिंग। तो अजय भूषण पांडे जी ने हमको, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। क्या बात बोली थी वो देख लीजिए। अब ये ऑफिशियल वर्ड्स हैं जो ऑफिशियल न्यूज रिपोर्टिंग पीआईबी से मैंने लिया था। दीज ऑफिशियल वर्ड्स आर वेरी सिंपल और पूरा समझाते हैं ठीक से, भाषा बहुत सिंपल है, पर आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली मीटिंग्स में डिस्कस क्या होता है। फाइनेंशियल मैटर होता है, बट प्रिसाइजली क्या क्या चीजें डिस्कस हुई वो जानना जरूरी है आंसर फॉर्मेशन के लिए और एसेस के लिए। तो क्या बोला भूषण जी ने? ही शेयर्ड वेरियस मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक। मिटिगेट मतलब कम करना, इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन द टैक्स पेयर्स, इंक्लूडिंग deferment of compliance requirements, reduce rate of interest on delayed payments, and reduction in withholding tax rates। ठीक है, and he urged the BRIC nations to share COVID-19 related tax measures taken by respective tax administrations from time to time so that it enhances our understanding of the fiscal and economic impact of the pandemic and encourage us to further evaluate various possibilities in assisting our government's effort in containing the spread and recovering from the impact of the pandemic। तो एक तो जो इसका फिजिकल और इकोनॉमिक इफेक्ट है इस पैंडेमिक का उसको समझना, और फिर उस समझ के साथ साथ कोऑपरेशन को इनकरेज करना ताकि इस पूरे असर या जो परेशानी है कोविड की वजह से उसको हटाया जा सके और रिकवरी के रास्ते पर जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल इवेंट्स में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरीज वगैरह जो बात बोलते हैं, ये हमारी कंट्री का ऑफिशियल स्टैंड होता है। तो हमारी कंट्री का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इंटरनेशनल मीटिंग्स में, ये जानना बहुत जरूरी है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज के लिए, इसलिए मैंने बताया आपको। चलिए अगला सवाल, 7th क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आ चुका है अप्रैल 2020 का। मार्च का मैं पहले बता चुका हूं कुछ महीने पहले, अभी बता दूंगा उसको, कुछ महीने पहले नहीं कुछ हफ्तों पहले अप्रैल 2020 का रिजल्ट आ गया जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है। उससे पहले अब फ्रेंड्स कम से कम 2 से 3 बार तो मैं आपको याद करवा चुका हूं कि कोर इंडस्ट्रीज होती क्या है। आपको याद है या नहीं याद है? मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, एक बार मन में रिकॉल करो दैट डू यू रियली रिकॉल दिस 8 इंडस्ट्रीज और नॉट। मैंने आपको सिस्टमैटिकली पेयर वाइज याद भी करवाया था। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, मन में रिवाइज करो याद है या नहीं, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी लिस्ट। याद करिए, बहुत अच्छी तरह याद करता फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली, मुझे अच्छी तरह याद है कि यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन आया था कि उसने ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री में नहीं आती। उसमें टेक्सटाइल ऑप्शन दिया था, जो टेक्सटाइल तो उसमें नहीं आता। ठीक है, बताऊं, हो गया याद? अगर 8 याद है तो मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है। फ्रेंड्स, एग्जाम बड़ी बड़ी चीजों से नहीं निकलता, इन्हीं छोटी बेसिक से निकलता है। कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी, बस ये बात भूलना नहीं। चलो मैं दोबारा बता रहा हूं, और मैंने पेयर वाइज याद कराया था। देखो, सो क्रूड ऑयल होता है,
और क्रूड ऑयल से रिलेटेड ही हमारे होते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स दो तो ये हो गए, याद करने के तरीके हैं बस, ठीक है। फिर आप याद करिए फ्रेंड्स, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक चीज बनाने के बहुत ज्यादा काम आती है, वो है फर्टिलाइजर्स। आपको फर्टिलाइजर प्लांट्स के आसपास अक्सर नेचुरल गैस के प्लांट्स दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, घर बनाने में क्या काम, अच्छा चलो दूसरी बात कर लो। कोल से बनती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। पानी से भी बनती है, पर याद करने का तरीका है बस, ठीक है। दो चीजें और, घर बनाने में क्या काम आता है फ्रेंड्स, सीमेंट और लोहा। लोहा भूल जाओ, स्टील को याद कर लो बस, आयरन मत लिखना, स्टील। स्टील वैसे मतलब ओरिजिन तो आयरन का ही है, बट स्टील बोलते हैं यहाँ पे। स्टील, और दूसरा क्या बोल रहा था मैं, सीमेंट। ये घर बनाने में सीमेंट काम आता है। बस इस तरह से चार बार बना के आप आठों याद कर लो, बस फिर कभी नहीं भूलोगे आप। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। सिंपल रहा, बढ़िया। अब रिजल्ट देख लीजिए। अप्रैल 2020 में देखो, मार्च में भी डिप हुआ था नेगेटिव में, और अप्रैल में भी हुआ है। कितना, -38.1%। तो नेगेटिव डिप चल रहा है। रीजंस आप जानते हैं, लॉकडाउन है, कोविड-19 की वजह से डिमांड में काफी कम है। अब मुझे लगता है थोड़ी रिकवरी शायद हो सकती है, क्योंकि अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन दे रहे हैं, वर्ल्ड ओवर ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल अप्रैल का डेटा याद रखना, -38.1%। ग्राफ देखो, ये देख रहे हो -9%, ये मार्च का था -9%, और ये -38.1% अप्रैल का है। तो ये मार्च का, ये अप्रैल का, पर आप देख सकते हैं कर्व नीचे आता जा रहा है। पॉजिटिव जोन में था पहले, पर अब डाउनवर्ड डिप चल रही है इसकी। देखो कब तक चलती है, मुझे लगता है थोड़ी रिकवरी अब होने की चांसेस लग रही है अभी। मुझे लगता है अगले हफ्ते में, अगले महीने में, सॉरी, अगर मैं मई की बात करूं, तो मैं ये तो नहीं, जो जो मेरी समझ कहती है कि पॉजिटिव में तो नहीं आ पाएंगे, पर नेगेटिव थोड़ी कम हो जाएगी। देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? एंड आप जानते हैं खबर में क्यों पूछ रहा हूं, आंसर इज मिस्टर अजीत जोगी। ही इज एक्सपायर्ड yesterday, he is no more with us। एंड ये इनका फोटो है। he had a great career as an administrator also, and as a इन पॉलिटिकल लाइफ में भी करियर बहुत अच्छा था। ये चीफ मिनिस्टर रहे थे। ही इज अ पास आउट ऑफ माय कॉलेज, ही इज फ्रॉम एनआईटी भोपाल, जहां से मैंने इंजीनियरिंग करी थी। सो वहां के 1968 बैच में ही ये पास आउट हुए थे। ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एट दैट टाइम। सो एनआईटी भोपाल, जो उस समय एमएससीटी बोलते थे, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इट वाज अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां के गोल्ड मेडलिस्ट थे ये। ईयर वाज 1968 एज फार एज आई कैन रिमेंबर। एंड इसके बाद इन्होंने आईएएस भी क्रैक किया था। ये इंदौर के कलेक्टर रह चुके, कलेक्टर ऑफ इंदौर। फिर ये पॉलिटिकल लाइफ में, और ये छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे। सो एक बहुत एग्जाम्पलरी एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टूडेंट, एकेडमिक और पॉलिटिकल लाइफ रही है इनकी, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर विद अस, ठीक है। जो एक संघर्ष होता है चीजों में आगे बढ़ने से, संतुष्ट कभी ना होना। कई लोग तो आईएएस बने खुश, मतलब आईएएस इतनी बड़ी पोस्ट है, फिर भी इनकी और इच्छा थी, और ये बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। तो अ गुड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे, पैनल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स। पहले खबर देख लीजिए, फिर मैं लेटेस्ट क्या हैपनिंग है बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन एक्ट 2002 में पास होता है, ध्यान रखना 2002 का एक्ट है। सो हु विल हेड द डीलिमिटेशन पैनल फॉर यूनियन टेरिटरी? किसके लिए बना है डीलिमिटेशन पैनल या कमीशन? जम्मू एंड कश्मीर, देन नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स है हमारे, असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड। तो एक तो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए, और नॉर्थ ईस्ट के चार स्टेट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। पर्पस क्या होता है फ्रेंड, डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्शन में हमारी कॉन्स्टिट्युएंसी होती है ना, उनकी बाउंड्री मार्क करना, उनकी बाउंड्री मार्क करना, रीलोकेट करना, मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्युएंसी जिसमें इलेक्शन होते हैं, उनकी बाउंड्री डिसाइड करने वाला काम करता है डीलिमिटेशन पैनल या कमीशन। 2002 में जो डीलिमिटेशन एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग बना था कमीशन, ठीक है। इसे हेड कौन करने वाला है, आपको आंसर बताना है। इट इज अ 3 मेंबर्ड कमिटी, जिसको हेड करेंगी रंजना प्रकाश देसाई जी। शी इज फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें कई एसोसिएट मेंबर्स भेजे जाते हैं पार्लियामेंट से भी, और उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से भी, टू सपोर्ट द पैनल मेंबर्स। तो जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है, पैनल बनता है, उनको, उनके मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट और उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से कुछ मेंबर्स भेजे जाते हैं, जिनको बोलते हैं एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है। ऐसे ही मेंबर्स की लिस्ट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने भेज दी है। उनमें से जो कश्मीर के मेंबर्स हैं, उनकी लिस्ट, बाकी बाकी स्टेट के भी मेंबर्स हैं, बट कश्मीर के मेंबर्स पे नाम आ सकता है, इसलिए एक बार देख लीजिए, बाकी मेंबर्स का नाम भी आप पढ़ लीजिएगा। तो पहले फोटो देख लीजिए। शी हैज बीन द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो रंजना देसाई जी का फोटो देख सकते हैं। ओके, मेंबर्स देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, बाकी स्टेट के भी, पर हम जेएनके वाले देख रहे हैं अभी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये कौन है?
ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एमओएस, कहां पे? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो एमओएस है पीएमओ में। फिर कई एमपीज को भी सेलेक्ट करा गया है एसोसिएट मेंबर्स की तरह, जो नाम भेजे गए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, जुगल किशोर शर्मा एंड हसनैन मसूदी। ठीक है, इनका नाम भेजा गया है। तो इस तरह से कमेटी बन रही है, अपना काम शुरू करेगी। ये नाम पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। इन नामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, इनका नाम पूछ सकते हैं, रंजना प्रकाश देसाई जी, जो कि हेड है इस पैनल की। ठीक है, बाकी ये नाम एसोसिएट मेंबर्स के हैं जो लोकसभा स्पीकर ने भेजे। ओके, चलो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन। एफएसडीसी की मीटिंग हुई है, तो हु हेड्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? एफएसडीसी, फिर थोड़ी जानकारी भी लेंगे। आंसर देख लीजिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द, शी हेड्स द एफएसडीसी। तो निर्मला सीतारमन जी इज करेंटली द हेड, वो हेड करती है एफएसडीसी को। अब देख लीजिए मीटिंग जो हुई थी उसके बारे में, फिर थोड़ा एफएसडीसी का बेसिक्स भी देख लेंगे, फिर कहानी खत्म कर देंगे। थोड़ा फोटो छोटा कर लें, चलिए देख लीजिए। सो निर्मला सीतारमन, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर, श्रीमती निर्मला सीतारमन, शी चेयर्ड द 22nd मीटिंग ऑफ एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, द मीटिंग रिव्यूड द मतलब क्या टॉपिक्स डिस्कस हुए वो पढ़ना जरूरी होता है। द करेंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, financial stability and vulnerability issues, major issues likely to be faced by banks and other financial institutions, as also regulatory and policy responses, liquidity, solvency of NBFCs, HFCs, MFIs, and the other related issue, or market volatility, domestic resource mobilization, capital flow issues were also discussed by the council. बाकी इसके बारे में बहुत कुछ कहा भी गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 4-5 दिन लगातार हुई थी, जो सीतारमन जी ने ली थी, उसमें भी काफी कुछ कहा गया था। ये एजेंडा था उस मीटिंग का। अब थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में कि एफएसडीसी होता क्या है। क्या पर्पस था, ये मैं ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लेके आया हूं। विद अ व्यू टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनहैंसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनहैंसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। कितने सिंपल से वर्ड्स हैं, बट यही जिस्ट है, यही भाषा आपको यूज करनी है एग्जाम में टॉप नंबर लाने के लिए। ठीक है, इन्हीं पर्पस के लिए द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब एफएसडीसी, बनाया गया था बाय गवर्नमेंट एज एपेक्स लेवल फोरम इन दिसंबर 2010 में बनाया गया था। मेंबर्स कौन होते हैं? द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज फाइनेंस मिनिस्टर एंड इट मेंबर्स इंक्लूड हेड्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। जैसे कि किसके हेड होते हैं? आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, एडा एंड एफएमसी। एफएमसी मतलब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अब एफएमसी को सेबी में काफी पहले मर्ज कर दिया था। तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, नाउ इट हैज ऑलरेडी बीन मर्ज्ड इनटू सेबी। और कौन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी एंड, और किसके सेक्रेटरी? कुछ सेक्रेटरी भी होते हैं। तो एक तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उसके बाद रेगुलेटर्स किसके? आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, एडा एक्सेट्रा। उसके बाद सेक्रेटरी कौन से? फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, देन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, इस तरह से काम बनता है। एक और चीज, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, उसके हेड भी इसमें होते हैं। आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऐसे ये देख लीजिए, द काउंसिल कैन इनवाइट एक्सपर्ट्स टू इट्स मीटिंग इफ रिक्वायर्ड, तो दे कैन कॉल इन द एक्सपर्ट्स। तो मेंबरशिप थोड़ा, मतलब और मेंबर्स आते रहते हैं इसमें, बट मेन जो कोर मेंबर्स हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, आईबीबीआई का नाम भी ध्यान रखिएगा इसमें। और पर्पस क्या होता है? विदाउट प्रेजुडिस टू द ऑटोनॉमी ऑफ रेगुलेटर्स। मतलब इस काउंसिल का मतलब देखो, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, सब ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी ऑटोनॉमी खराब करना पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है? द काउंसिल मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, इंक्लूडिंग फंक्शनिंग ऑफ लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स, and addresses inter-regulatory coordination and financial sector development issues. It also focuses on financial literacy and financial inclusion. देखिए, ये सब रेगुलेटर्स अलग काम करते हैं, पर उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इस इंटीग्रेशन को लाने के लिए भी एफएसडीसी काम करती है। तो इनका ऑटोनॉमी खराब नहीं करती, बट एक कोऑर्डिनेशन का एफर्ट रहता है। बाकी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पर्पज रहता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो काउंसिल है हमारी, ठीक है, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये किसी एक्ट से नहीं बनी। सो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके लिए कोई सेपरेट बजट नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। होपफुली चीजें यूजफुल लगी होगी आपको। तो वीडियो लाइक कर देना फ्रेंड्स, और प्लीज कमेंट्स अब काफी बढ़ रहे हैं, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है पढ़ के।
फीडबैक भी कमेंट करिए जो आपको लगता है और इंप्रूवमेंट हो सकता है, दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए मिलते